नमस्कार। जागरण डायलॉग्स के इस खास सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर, जागरण न्यू मीडिया। एवरी वेडनेसडे हम हेल्थ से जुड़े यानी कि सेहत से जुड़ी एक टॉपिक पर बात करते हैं एक एक्सपर्ट से, और आपके जितने भी सवाल हैं उस टॉपिक से जुड़े हम उन सभी के जवाब देते हैं। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ यानी हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं उनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या बचने के उपाय होते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Vineet Malik. He is Senior Consultant and Unit Head Cardiology at Maharaja Agrawal Hospital, Punjabi Bagh, New Delhi. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सर, डॉक्टर विनीत आपसे सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, ये सुन के ही एक ऐसा बीमारी है, ऐसी कंडीशन है जिसको सुन के ही एक डर सा लगता है कि, और अगर किसी अपने को या किसी जानकार को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ऐसे में सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या रिस्क और वार्निंग साइंस हैं हार्ट अटैक के? देखिए, छाती में दर्द हार्ट अटैक हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि सब छाती में दर्द हार्ट अटैक हो। बट आपको जो खास ध्यान रखना है, अगर आपको छाती में दर्द है और खासकर ये दर्द 10 मिनट से ज्यादा चल रहा है और साथ में आपको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है कि आप हाई रिस्क पर हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि शुगर के मरीज हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीपी के पेशेंट हैं, मोटापे से परेशान हैं, खान पान में आपके तला हुआ घी तेल वाला सामान ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या आपकी कुछ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, तो आपको छाती के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना है। और कोई भी दर्द जो 10-15 मिनट से ऊपर चले, साथ में पसीना, सांस फूलना, चक्कर, उल्टी, कोई भी ऐसा लक्षण हो तो उसको जरूर चेक कराएं, क्योंकि ऐसा दर्द हार्ट अटैक हो सकता है। इसके लिए ये भी खास ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं कि छाती में दर्द ही हार्ट अटैक होता है। यूजली हार्ट का पेन हमारे लोअर जबड़े से, नीचे वाले जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं भी दर्द कर सकता है। इवन कंधों पर और बाजुओं में भी दर्द हो सकता है, जो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे दर्द को इग्नोर ना करें। और अगर ऐसा दर्द थोड़ा 10-15 मिनट से ज्यादा चलता है और साथ में कोई और ऐसा सिम्टम होता है जो मैंने अभी बताया, तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है सर आपके लिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय हिम और हिज फैमिली मेंबर्स? देखिए, पहले तो मैंने बताया कि पहले तो ये हार्ट अटैक को पता करना है कि वो हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, कि उसको हार्ट अटैक का पेन का चांस ज्यादा है। अगर वो पहले से हार्ट का मरीज है, या उसको मैंने जैसे पहले बताया शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ऐसा कुछ है, तो उसको कोई भी छाती का में दर्द जो लंबा चले उसको हार्ट अटैक मान के ही चलना चाहिए, अनलेस ये प्रूव हो कि वो हार्ट का पेन नहीं है। तो घर पर तो वो यही कर सकता है कि वो आराम से उठकर बैठ जाए। बैठने से थोड़ा सा हार्ट पर जोर कम पड़ता है, लेटने की जगह अगर बैठ जाए तो एक डिस्प्रिन की गोली अगर घर पे है, इकोस्प्रिन डिस्प्रिन की गोली, उसको चबा ले। चबाने से उसका असर जल्दी आता है, बजाय कि उसको खाने से, पानी से निकलने से ज्यादा असर चबाने से आता है। चबा ले। अगर बीपी अलाउ करता है और ऊपर का बीपी अगर घर पे नाप सके, और बीपी 100, ऊपर का बीपी 100 से ऊपर आता है, 100/60 या 100/70 से ऊपर आता है, और बीपी हमें अलाउ करता है, तो एक सॉर्बिट्रेट दी जाए। बीपी मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार सॉर्बिट्रेट से बीपी फॉल भी हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर गिर भी सकता है। तो अगर बीपी अलाउ करता है तो सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखनी है, एक डिस्प्रिन की गोली चबानी है, और जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है ताकि ईसीजी हो सके और ये बात क्लियर हो सके कि हार्ट का ही पेन है या कुछ और पेन है। बहुत बार डॉक्टर देखने के बाद हिस्ट्री लेकर, आपसे बातचीत कर कर, एग्जामिन कर कर, ईसीजी के बाद ये डिसाइड करता है कि आगे और टेस्ट की जरूरत है हार्ट अटैक देखने के लिए, या सिर्फ ईसीजी से ही वो डिसाइड कर लेता है कि ये हार्ट का पेन नहीं है। जी, सो जैसे कि बताया कि जब भी हार्ट अटैक जैसे अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो क्या, किस वजह से हो रहा है। नॉट एवरी पेन कैन बी रिलेटेड टू हार्ट, राइट? हाँ तो जी। ऐसे में अगर हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई दर्द है या कोई सिम्टम्स हैं,
तो बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है? जैसे कि क्या क्या ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, खून से ब्लड से रिलेटेड कुछ होता है क्या? ऐसे क्या चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है? देखिए 95% से ज्यादा लोगों को तो ब्लड क्लॉट से ही हार्ट अटैक होता है। उसमें क्या होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे आपकी नसों में, हार्ट की 3 नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, और हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड देता है। अब अगर हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो हार्ट का पंप कमजोर पड़ जाता है, जो पूरी बॉडी में ब्लड फेंक नहीं पाता हार्ट, और पेशेंट को कोलैप्स होने का रिस्क रहता है। तो इन नसों में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, और हार्ट हमारा मेन पंपिंग चैम्बर है हमारी बॉडी का, अगर हार्ट की नसों में धीरे धीरे उम्र के साथ या कोई रिस्क फैक्टर से, जैसे मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, शुगर, किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों को सिकुड़ता है। और जब ये ज्यादा सिकुड़ जाती हैं एक समय के बाद, तो उस जगह पे कई बार नसों में छाला भी बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर छिल जाता है, और उस जगह पे ब्लड का क्लॉट जम जाता है, धब्बा जम जाता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कोलेस्ट्रॉल चिकनाई के जमने का, जो चिकनाई जम जाती है नसों में, और कई बार चिकनाई वाली जगह पर ऊपर से जहां कुछ घाव हो जाता है चिकनाई वाली जगह पर, उस घाव पर, जैसे हमारे शरीर की टेंडेंसी है बॉडी को रिपेयर करने की, घाव पर ब्लड क्लॉट चिपक जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल प्लस क्लॉट दोनों के कॉम्बिनेशन से हार्ट की नस, खून, हार्ट की जो नसें, 3 नसें मैंने बताई, उनमें खून के बंद होने से अटैक आता है। जी। और इनके जैसे जो भी आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस वजह से हार्ट अटैक आता है, तो क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एज इन ब्लॉकेज के लिए? कैसे ट्रीटमेंट, कौन से बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, या सर्जरी की नौबत कब आती है? जैसे जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक में चिकनाहट जमने से और उसके ऊपर खून का धब्बा जमने से, क्लॉट जमने से अटैक पड़ता है और खून की नस बंद हो जाती है। अब हमारा पर्पस है उस नस को जल्दी से जल्दी खोलना। फर्स्ट आवर हार्ट अटैक के बाद को गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि आप अगर 1 घंटे के अंदर नस को खोल देंगे तो हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी। अगर वो लंबा ब्लॉक चलता रहा तो हार्ट ऐसा चीज है जो दोबारा रिपेयर नहीं कर पाता। अगर हार्ट का नस काफी टाइम बंद रहा तो वो नस जिस हार्ट के एरिया को सप्लाई करती है खून, वो एरिया डेड हो जाएगा और उसके बाद हम उसको ज्यादा बचा नहीं पाएंगे। इसी तरह से एग्जांपल है, जैसे कि एक पौधा सूख जाता है और सूख के मर जाता है, उसके बाद पानी डालने से पौधा जिंदा नहीं हो सकता। तो हार्ट को हमें सूखने से पहले ही बचाना है। फर्स्ट आवर इज द बेस्ट, बट एज लॉन्ग एज 24 घंटे तक भी नस को खोला जा सकता है, बट जितना जल्दी खोला जाए उतना हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। अब खोलने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका और सबसे कॉमन तरीका और सबसे कामयाब तरीका है हार्ट की नस को अर्जेंट मैकेनिकली खोलना। आप उसको एंजियोग्राफी टेबल में ले जाते हैं, हार्ट की नस की एंजियोग्राफी करके हार्ट की नसें चेक करते हैं कहाँ पर ब्लॉक है, और अगर हमें मिलता है कि हाँ ये हार्ट का ब्लॉक है, इस क्लॉट जमने से इस नस को बंद हो गई है, उस क्लॉट में हम तार डालकर, बैलून डालकर क्लॉट को निकाल कर सक्शन कर निकालते हैं। उस जगह पर जहां पर वो अल्सर छाला बना होता है, जहां कोलेस्ट्रॉल से सिकुड़न आ रही होती है, वहां स्टेंट डाला जाता है। ये तो है मेन कन्वेंशनल तरीका जो इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है और सबसे ज्यादा कामयाब है। बट बहुत से लोग कई बार ऐसी जगह नहीं पहुंच पाते जहां एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है, या अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये इलाज थोड़ा महंगा है। तो उन लोगों के लिए एक जो कम कामयाब तरीका बट फिर भी एक सक्सेसफुल तरीका है, जिसमें कि ब्लड थिनर दिया जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर। एस्प्रिन की गोली या हेपरिन का इंजेक्शन से भी स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर होता है ये, जो काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर होता है। और जैसे कि मैंने बताया अटैक में क्लॉट जमने से नस बंद होती है, तो वो खून को घोल देता है। आपको नस के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है और वो नस, इंजेक्शन का असर हार्ट तक पहुंचता है और वो क्लॉट को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। ये तरीका उन लोगों के लिए ही है। सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कामयाबी का परसेंटेज आप कह ले 50-60% होता है कि इस इंजेक्शन से नस खोली जाएगी। कई बार क्लॉट इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि इंजेक्शन कामयाब नहीं हो पाता। तो पहला तरीका है नस को अर्जेंट टेबल पे ले जाकर स्टेंट से खोला जाए अटैक के समय। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता या ऐसे अस्पताल नहीं पहुंच पाता जहां ये फैसिलिटी है, या रात का टाइम में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसे ब्लड थिनर के इंजेक्शन से भी खोला जा सकता है। कई बार एंजियोग्राफी करते समय हमें लगता है कि ये नस तार के द्वारा या बैलून के द्वारा, स्टेंट के द्वारा नहीं खोली जा सकती और मुश्किल काम है, वहां तार हमारी पहुंच नहीं पाएगी एंजियोग्राफी प्रोसीजर की, एंजियो स्टेंट वाले प्रोसीजर की, और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, पेशेंट को खतरा ज्यादा है कि हम मल्टीपल जगह मल्टीपल स्टेंट डालें, तो ऐसे पेशेंट्स को बाईपास के लिए भी रेफर किया जाता है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि जो फर्स्ट आवर है दैट्स द गोल्डन आवर, और ऐसे उस केस अगर वहां तब आप पहुंच जाए सही समय पे, आप मेडिकल केयर ले लें, तो आप आगे के फर्दर नुकसान से बच सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या
व्हाट ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि दैट जो हेल्थ हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं एंड दैट वन शुड नॉट इग्नोर सो दैट वो टाइमली ट्रीटमेंट ले सके? मैं दर्शकों के लिए दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको लोअर जबड़े से, नीचे वाले जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं भी छाती में, इवन अपर बैक में, कंधों में या बाजुओं में दर्द है जो 5-10 मिनट से ज्यादा चलता है, साथ में आपको पसीना, उल्टी, चक्कर, घबराहट, सांस फूलना, ऐसा कुछ बीमारी है, और खासकर अगर आप हाई रिस्क पर हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि शुगर, बीपी, स्मोकिंग, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, या पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, ईसीजी होते ही ये डायग्नोज हो पाएगा कि हार्ट अटैक चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे कि हम पहले सुनते आ रहे थे कि जैसे हार्ट अटैक जनरली एज रिलेटेड होता है, कहीं कहीं हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ सालों में हम नोटिस कर रहे हैं कि जो मिडिल एज्ड ग्रुप है या जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, यंगर जनरेशन के लोग हैं, उनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। सो इसके क्या कारण होते हैं? क्या लाइफस्टाइल की वजह से है या लॉन्गर सिटिंग आवर्स की वजह से है? आप इस पे हमें कुछ बताएं प्लीज। देखिए, एक तो एशियन पॉपुलेशन के जीन्स थोड़े ऐसे हैं कि हम में अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के मुकाबले हार्ट की बीमारी 10 साल जल्दी आ रही है, प्रेजेंट हो रही है इंडिया में, एशियन कंट्रीज में खासकर। और आजकल ये 10 सालों 20 साल से थोड़ा और कम एज में देखा जा रहा है। इसका मेन कारण एक तो ये है कि आजकल स्मोकिंग बड़ी कॉमन हो गई है, खासकर जो यंग पेशेंट हम देखते हैं एज यंग एज 20 ईयर्स में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं आजकल। उसका सबसे मेन कारण है एक तो स्मोकिंग, दूसरा मेन कारण है स्ट्रेस, तीसरा मेन कारण है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो जिसके पेरेंट्स में यंग एज में अटैक हुआ हो, उसके बच्चों में भी और भाई बहनों में भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग काफी यंग एज में, स्कूल में भी, कॉलेज में भी बच्चे स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, और एक फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये कारणों से हार्ट अटैक की एज और कम एज में प्रस्तुत हो रही है। और पहले ही एशियन पॉपुलेशन 10 साल पहले हार्ट डिजीज 10 साल पहले होती है हम लोगों में। ऊपर से इन सब वजह से एज यंग एज 20 ईयर्स में भी हम आजकल, मैं अपनी बात करूं तो हम एज यंग एज 20 ईयर्स में भी 20, 25, 30 सालों में भी काफी लोगों को स्टेंट डालने पड़ रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से। जी, सो ऐसे में जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो जाते हैं 9-9 घंटे तक बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप्स पे, सिस्टम्स पे बैठे रहते हैं, तो और उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो ना उनकी वॉक भी उतनी नहीं हो पाती है, तो आर दे मोर प्रोन टू हार्ट इश्यूज, या आगे चल के क्या उनको भी ऐसे समस्याएं हो सकती हैं हार्ट रिलेटेड, और अगर हाँ तो उसके लिए उनको अभी से क्या करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली पहली बात तो कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जो आपको भगवान ने ही दी हैं। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके पेरेंट्स में हार्ट डिजीज है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऐसा है कि वो शुरू से ही, कई लोग फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है कि उनका बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उनकी फैमिली में ही रन करता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, उनके जीन्स ऐसे हैं, फैमिली के जीन्स ऐसे हैं। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल हो गई। आप मेल सेक्स जैसे हो गया, मेल सेक्स में हार्ट अटैक कॉमन होता है फीमेल सेक्स के मुकाबले, तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल है कि आपका जो भगवान ने रिस्क दिया है उसको तो एक लिमिट तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो आप खुद ही अपनी लाइफ में अपना नुकसान करते हैं, जैसे कि मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, स्मोकिंग करना, सैर ना करना। तो ये सब है जो मॉडिफाइबल हैं। जैसे आप बताइए, यंग एज के लोग आजकल ज्यादा लंबी कंप्यूटर पर सिटिंग या बैठना ज्यादा होता है, तो आधा घंटा रोज ब्रिस्क वॉक करना रिकमेंडेड है, सबको चलना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि एक बार वो कुछ हार्ट के पेशेंट बन जाए उसके बाद ही सब शुरू करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप यंग एज सही, रोज अगर आप ऑफिस का भी काम है तो आप सुबह या रात को ऐसा टाइम निकालिए, जरूरी नहीं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही चलना है, आप सुबह नहीं चल पा रहे, शाम को डिनर से पहले या कभी भी आप आधा आधा घंटा, और ये टहलना नहीं है, आपको ब्रिस्क वॉक करना है, फास्ट चलना है, आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करना है। आपको अपना वजन बढ़ने से रोकना है। उसका मेन चीज है ओवर ईटिंग, जंक फूड खाना, मिठाइयाँ ज्यादा खाना। आपका कैलोरी इंटेक कम रहेगा तो आप मोटे नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे तो आपकी हार्ट की नसों में चिकनाहट कम जमेगी। स्मोकिंग ना करना, स्मोकिंग से हार्ट डिजीज का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है नॉन स्मोकर के मुकाबले। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपना रिस्क 3 गुना ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं हार्ट अटैक होने का फ्यूचर में। स्ट्रेस, टाइप ए पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी में आपको योगा, मेडिटेशन या और चीजों में ध्यान देना है कि आप इतना एग्रेसिव या इतना स्ट्रेस ना लें कि मेंटल स्ट्रेस से ही आपको हार्ट डिजीज हो जाए। तो ये तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। स्मोकिंग, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी, खान पान, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना रिस्क कम से कम कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है, जो जेनेटिक रिस्क है,
उसके लिए फिर कुछ दवाइयां हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप टाइम टू टाइम आपका हार्ट का चेकअप कराइए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक में रखिए, अपना वजन ठीक रखिए, ताकि आप इससे परेशान ना हो। जी, और नॉट ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स बट सभी को, जो भी डॉक्टर विनीत ने बताया, सभी को ये सारी चीजें जो भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, दे शुड डेफिनेटली डू दिस। सवाल बहुत आ रहे हैं लेकिन समय का अभाव है। हम आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं डॉक्टर विनीत। पैल्पिटेशंस होती हैं कुछ लोगों को, और इवन व्हेन दे आर नॉट वॉकिंग, या आप वो खाली बैठे हैं अपनी रेस्ट पे हैं, स्टिल दे फील कि उनको पैल्पिटेशंस हो रही हैं। क्यों होती है पैल्पिटेशंस, और क्या कारण होते हैं? क्या ये किसी बीमारी से रिलेटेड है या इट्स नॉर्मल? देखिए, पैल्पिटेशन का सबसे कॉमन कारण तो एंजाइटी और स्ट्रेस है। बहुत से लोग पैल्पिटेशन करके हार्ट के डॉक्टर के पास चेकअप कराने आते हैं, ज्यादातर यही निकलता है कि वो कोई स्ट्रेस या कोई बात सोचते हैं, कुछ स्ट्रेस करते हैं, तो पैल्पिटेशन होती है। फिर भी एज अ डॉक्टर हमें रूल आउट करना है कि कोई खतरे वाली बात तो पैल्पिटेशन नहीं कर रही। अब खतरे वाली बात, पैल्पिटेशन जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक से हो। पैल्पिटेशन के हार्ट के और भी कारण और एक्स्ट्रा कार्डियक कारण जो हार्ट से बाहर हैं, ऐसे कारण भी हो सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता हो, किसी को धड़कन की बीमारी हो, जरूरी नहीं वो हार्ट अटैक वाली बीमारी हो। कई लोगों की धड़कन बिगड़ी रहती है, किसी का हार्ट का वॉल का लीकेज होता है, किसी को खून की कमी होती है, किसी को थायराइड की बीमारी होती है, कोई ज्यादा मोटा होता है और उसके मोटापे से उसकी हार्ट बीट तेज चलती है। तो पैल्पिटेशन इज नॉट कि वो हार्ट अटैक ही पैल्पिटेशन कर रहा है। पैल्पिटेशन स्ट्रेस से भी हो सकती है, मानसिक परेशानी से भी हो सकती है, हार्ट के कारण से भी हो सकती है, और नॉन कार्डियक कारण जैसे कि मैंने बताया थायराइड, खून की कमी, मोटापा, इनसे भी हो सकती है। तो वो तो केस टू केस डॉक्टर एग्जामिन कर कर चेक करके डिसाइड करता है कि ये कोई खतरे वाला पैल्पिटेशन है या ये एंजाइटी वाला या कुछ और कारण जो हार्ट के बाहर है। जैसे खून की कमी को आप पूरा करेंगे तो ऐसे लोगों की पैल्पिटेशन ठीक हो जाएगी, अगर वो खून कमी से हो रही है। थायराइड से पैल्पिटेशन है तो थायराइड के इलाज से ठीक हो जाएगी। तो जरूरी नहीं कि सारे पैल्पिटेशन हार्ट की बीमारी को संकेत करें, बट डेफिनेटली अगर पेशेंट आता है तो आपको दोनों तरफ से ध्यान रख के चेकअप करना पड़ता है। जी, एक यूजर का सवाल हमारे पास आ रहा है कि व्हेन दे स्पीक लाउडली, जब वो जोर से बात करते हैं, उनको स्वेटिंग होती है एंड शी आल्सो हैज कोलेस्ट्रॉल। सो क्या ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है और इट्स नॉर्मल? देखिए, जोर से बात करने पर हार्ट पर इतना जोर नहीं पड़ेगा जितना एक्सर्शन से पड़ेगा। हार्ट ऐसा ऑर्गन है जिसके जो खून की सप्लाई होती है, नसें अगर बंद होती हैं या हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो यूजली टिपिकली ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स जो होते हैं वो चलने पर बढ़ते हैं, एक्सर्शन से बढ़ते हैं, और रेस्ट करने से कम होते हैं। क्योंकि हार्ट को चलने पर, एक्सर्शन करने पर ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी बीमारी सामने आती है। रेस्ट करने से यूजली हार्ट के सिम्टम्स कम होते हैं। अगर किसी को रेस्ट पर भी सांस फूलना या चेस्ट पेन हो रहा है, तो या तो वो सीवियर, बहुत सीवियर हार्ट की बीमारी है कि बैठे बैठे ही उसको दिक्कत होने लग गई है, या वो हार्ट की बीमारी नहीं है, कुछ नॉन कार्डिक बीमारी है जिससे ऐसा सांस फूल रहा है। तो ये तो चेकअप करके ही पता चलेगा पेशेंट टू पेशेंट। इसका कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं हम दे सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं लेकिन समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है। आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सेशन के बाद हम उस पे रिप्लाई करें एक्सपर्ट के से डिस्कस करके। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर विनीत मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और जितने भी सवाल थे हमारे के उसके जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।